जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज शुरू की है, सीएसआर फॉर चेंज। मैंने आपसे वादा किया था कि उसमें मैं सीएसआर से रिलेटेड लोगों को बुलाऊंगा, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे सीएसआर इंडिया में इवॉल्व हो रहा है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा शो है। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। आज वो सीएसआर से नहीं है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है फंडिंग से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। ये अपने आप में वन ऑफ इट्स ओन काइंड रिपोर्ट है, द लैंडस्केप ऑफ फंडिंग फॉर डिसेबिलिटी, जिसमें कई शॉकिंग डिस्क्लोजर हुए। सिर्फ 1% सीएसआर डिसेबिलिटी पे लग रहा है। क्यों इस रिपोर्ट को करने का पैक्टा ने सोचा, क्या जहन में था, इससे क्या चीजें बदलेंगी, क्यों इतना कम डिसेबिलिटी पे स्पेंड हो रहा है, क्या नॉन प्रॉफिट्स का भी कोई रोल है, उनकी ओर से भी चीजें हो रही हैं जो सीएसआर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज इस शो के माध्यम से हम ढूंढेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट निवेदिता कृष्णा जी हैं, जो फाउंडर और एडवोकेट हैं पैक्टा की। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Of course, thank you so much for having me, Danish and Radio Udan. Really looking forward to this conversation. मेरी हिंदी मैं बात कर लेती हूँ, संभालती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक्स हो जाती हैं प्लीज माफ कीजिएगा। I'll try my best कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करें। बढ़िया। तो बिगिनिंग में मैं 3 चीजें आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके बारे में, थोड़ा सा पैक्टा के बारे में, और बैकग्राउंड क्या है इस रिपोर्ट का। तो मेरे बारे में, मैंने ILS लॉ कॉलेज करके एक लॉ स्कूल में पढ़ी थी। और जब मैं कॉलेज ज्वाइन की, उससे पहले जब मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में थी, तब फादर के एक आंख में आईसाइट चला गया, क्योंकि उसको ग्लूकोमा हुआ था और सर्जरी जब हुआ वो ठीक से नहीं हुआ और उनका आईसाइट चला गया। और जब मैं उसके साथ गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो डॉक्टर जो सवालें पूछ रहे थे मेरे पापा से, उस सवालों को सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया कि जब एक आदमी के आंख से इतना पानी निकल रहा है, उसको अपने आंख खोल के रखने में इतना मुश्किल हो रहा है, और एक पढ़ा लिखा आदमी है जो जो टैक्स पेइंग इंसान है, उनको जब वो बोल रहे हैं कि मतलब आंख में आईसाइट चली गई है, दे स्टिल वांट टू डू द टेस्टिंग एंड दे आर नॉट बिलीविंग इट। सो द रीजन आई स्टडीड लॉ वाज दैट आई वांटेड टू स्टडी मेडिकल नेग्लिजेंस। लेकिन बहुत कुछ हुआ जब मैं कोर्ट में गई थी ड्यूरिंग वन ऑफ माई इंटर्नशिप्स। मुझे ये पता चला कि मैं कोर्ट की प्रैक्टिस, कोर्ट के वकीलों में जब जो चाहिए उनसे कि सुबह 7 बजे घर से निकलें और शाम 10 बजे वापस घर आएं, उस लाइफस्टाइल मुझसे हो नहीं पाएगा। आई एम अ वुमन, आई विल हैव टू गेट मैरिड, आई विल हैव चिल्ड्रन, और सैलरी भी बहुत कम था। तो मैंने शिफ्ट करके कॉर्पोरेट लॉ में काम करना शुरू किया। मैंने पहले इंडियन ऑयल में काम की, फिर उसके बाद अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में काम की। लेकिन उससे पता चला कि लीगल फॉर सोशल डेवलपमेंट, उसमें बहुत सारा काम करने के लिए, ये सोशल इम्पैक्ट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो तब मैंने पैक्टा करके एक संस्था को शुरू की कि लीगल सर्विसेज दें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो पैक्टा ज्यादातर लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर है। लेकिन जैसे ये हुआ, मुझे ये भी पता चला कि जितने सारे अच्छी लॉज हैं, जैसे मान लीजिए अब PWDB, इतने सारे राइट्स है उसमें। अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट लेंगे, उसमें भी इतने सारा राइट्स है। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ लेंगे, उसमें भी इतने सारे राइट्स है। लेकिन कोई राइट्स आम आदमी को मिलता नहीं है। ये ऐसे क्यों होता है? जब एक लॉ को ड्राफ्ट करने, लेजिस्लेचर में पास करने के लिए हम लोग इतने सारे रिसोर्सेस इन्वेस्ट करते हैं एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन, क्यों वो राइट्स और जो हक है लॉ में एक आम आदमी के लिए नहीं आता है? तो ये सवाल और डीपली काम करने के लिए, इस सवालों पे और इस मुद्दे पे काम करने के लिए मुझे पब्लिक पॉलिसी का इंटरेस्ट हुआ। और फिर मैंने प्रिंसटन गया, वेंट टू प्रिंसटन यूनिवर्सिटी टू स्टडी पब्लिक पॉलिसी। एंड फाइनली वंस आई केम बैक फ्रॉम प्रिंसटन, पैक्टा जो एक सिर्फ एक लॉ फर्म थी,
हम लोगों ने रिसर्च भी करना शुरू किया कि राइट्स क्यों मुमकिन नहीं हो रही है। तो हम लोग अभी एक लॉ फर्म है और एक थिंक टैंक भी है जो डिसेबिलिटी के मुद्दे में बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये जो राइट्स हक जो है आम आदमी को क्यों नहीं मिलता है, जनरलिस्टिकली इसके बारे में भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये है मेरे बारे में और पैक्टा के बारे में। आई ऑल्सो हैव I'm married. I have a wonderful and a beautiful supportive husband, जिसके सपोर्ट से मैं ये काम करती हूँ। और 2 बच्चे हैं, मेरी सन 10th स्टैंडर्ड में है और डॉटर 7th स्टैंडर्ड में है। तो आई हैव 2 चिल्ड्रन एंड पैक्टा इज माय 3rd बेबी। तो ये है मेरे बारे में। तो इस काम हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया क्योंकि जब हम किसी भी डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट के साथ बात करते थे तब ये पता चला कि मेनी ऑफ द डिसेबिलिटी फाउंडर्स, द नॉन प्रॉफिट फाउंडर्स, उनको लिव्ड एक्सपीरियंस है या वो एक केयर गिवर है, उनके फैमिली में ये डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस है। तो इतने पैशनेटली इस काम पर, इस मुद्दे पर उन लोग मतलब निकल जाते हैं। लेकिन जो पैशन एक यंग एज में होता है वो होते होते 40 साल में, 50 साल में, 60 इयर्स में कम कम होता जा रहा है। और उनकी संस्थाएं जो है 10 साल, 20 साल, 15 साल होने के बाद भी इन संस्थाओं को फंडिंग नहीं मिलता है, उनको एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है टू सस्टेन देमसेल्व्स एंड द ग्रेट वर्क दे डू। So one of the reasons we wanted to do this work was to understand कि why do funders don't give funding for disability sector? फंडर्स को क्या मोटिवेशंस है कोई एक मुद्दे के लिए पैसा देने का, और डिसेबिलिटी क्यों ना वो मुद्दा होता है जो फंडर्स से पैसा मांगने के लिए अट्रैक्टिव हो। तो वी रियली केम टू दिस स्टडी फ्रॉम इंक्विजिटिविटी। Or I also obligated to mention that we worked with a funder by name Sudhir Shenoy, who is also very passionately funding disability. He agreed to, to fund this study because he also wants to increase his funding for disability. So not only does he want to fund, he wants more other funders also to fund. तो हमारे और उनके संस्था में एक जॉइंट अग्रीमेंट हुआ कि इस काम से द बिगर इकोसिस्टम विल बेनिफिट। तो इसीलिए हमने ये काम शुरू किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इनसाइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मेजर फाइंडिंग्स क्या है। तो मेजर फाइंडिंग ये था, और ये कोई मतलब मैजिक की मामला नहीं है कि हम लोग को ये रिसर्च से कोई ऐसा ये नहीं पता चला जिससे हमको पहले पता नहीं था। लेकिन आई थिंक द सेंट्रल फाइंडिंग ऑफ दिस वर्क इज दैट 3 चीजों है जो डिसेबिलिटी सेक्टर के फंडिंग को एकदम लो रखने में एक सिक्लिकल पैटर्न जो है वो क्रिएट करता है। पहले ये है कि गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डिसेबिलिटी, द गवर्नमेंट प्रायोरिटी फॉर डिसेबिलिटी। मान लीजिए हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बजट्स जो हैं 0.04% आता है द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और MSJE के लिए। तो इतनी छोटा मतलब बजट से ये सिग्नल मिलता है बाकी डिपार्टमेंट्स को और बाकी जो कॉर्पोरेट्स है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, कि डिसेबिलिटी एक हाई प्रायोरिटी चीज नहीं है गवर्नमेंट के लिए। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी होती है, उन नीति आयोग एवरी ईयर पब्लिश करता है एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, आउटकम्स एंड आउटपुट्स मैट्रिक्स इसे कहते हैं। उसमें डिसेबिलिटी सिर्फ 1-2 लाइन आइटम्स होता है, और ये भी मतलब कितने लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन मिला, कितने लोगों को काम मिला, सिर्फ ये दोनों चीज है उसमें, और कोई और मैट्रिक्स गवर्नमेंट मेजर नहीं करता है। तो जब गवर्नमेंट के प्रायोरिटाइजेशन मेजरमेंट से भी और बजट से भी कोई एक सीरियसनेस नहीं दिखाया जाता है, तब फिलैंथ्रोपिस्ट्स और कॉर्पोरेट्स भी मान लेते हैं कि ये डिसेबिलिटी जो है ठीक है, लॉ में है, कोई हक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना कोई मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मामला नहीं है। तो वो एक जुगलबंदी जैसा एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है गवर्नमेंट के सिग्नल्स और फिलैंथ्रोपिस्ट के फिलैंथ्रोपिस्ट के प्रायोरिटी के साथ,
जब ऑन द अदर हैंड एजुकेशन जो है बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे आउटकम्स और आउटरिक्स मेजर करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन स्कूल एंड लर्निंग, what is the dropout, what is the nutrition. So we are measuring so many great outputs and outcomes from education, and therefore the CSR investment in education or philanthropic investment in education is also pretty high. But it is the converse for disability. और ये भी पता चला कि फिलैंथ्रोपिस्ट्स जो है दे गिव टू डिसेबिलिटी ओनली इफ दे हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर सिमिलरली उनके फैमिली में कोई डिसेबल्ड था या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ है डिसेबिलिटी के साथ, फिर उन लोग पैसा देते हैं, नहीं तो कोई एक्सपोजर ही नहीं रहता है और डिसेबिलिटी के साथ एंगेज नहीं करते हैं। दे विल टेल दैट हाँ अच्छी काम है, लेकिन हम लोग के प्रायोरिटी में आता नहीं है। तो ये एक जुगलबंदी देखा। और तीसरा इंसाइट ये था कि नॉन प्रॉफिट्स जो है उनकी कैपेसिटी टू डिलीवर और टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फंडर वो बहुत कम है। तो फंडर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होनी है, इम्पैक्ट मेजरमेंट होनी है, उनके प्रोग्राम को स्केल करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो जो भी ग्रांट एप्लीकेशन होता है वो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, वो कब एप्लीकेशन खुलता है, कब बंद होता है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये फंडिंग के लिए, यू नो, टू बिकम एलिजिबल। तो ये सब इंफॉर्मेशन नॉन प्रॉफिट्स को पता ही नहीं है। So the capacity for the non-profit to meet the funder expectation is also so low. And ये तीन reasons के कारण डिसेबिलिटी सेक्टर में ही फंडिंग बहुत कम है और ऐसे कम ही रहता है। इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सॉर्ट ऑफ सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। दिस वाज द मेन फाइंडिंग फ्रॉम द स्टडी। तो जो आपकी स्टडी में आया है कि सिर्फ सीएसआर का 1% ही जा रहा है डिसेबिलिटी पर, तो वो इसी कारण से जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं दे रही, या उसके कुछ और कारण है? आई थिंक इट्स ऑल ऑफ दीज रीजंस। पहले ये है कि डिसेबिलिटी जो है शेड्यूल 7 जो कंपनीज एक्ट के अंडर शेड्यूल 7 एक लिस्ट है जो बोलता है कि कौन कौन सी डोमेन्स में सीएसआर जा सकता है। उसमें एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज ही लिखा है। उसमें अपलिफ्टमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज करके एक जनरल सेंटेंस नहीं है, जैसे कि एम्पावरमेंट ऑफ विमेन होता है और एम्पावरमेंट ऑफ SC ST OBC है, लेकिन एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी करके एक जेनेरिक सेंटेंस नहीं है। उसमें सिर्फ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी है। तो ये 1% का भी जो हमने एस्टिमेट किया वो एक्चुअली डेटा ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने एक RTI लिखा मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स के साथ, लेकिन उस RTI का भी कोई आंसर नहीं आया। और रियलिटी भी ये है कि इस डेटा को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये डेटा ही ओपनली नहीं मिलता है। लेकिन इन मेनी अदर एडवांस्ड डेमोक्रेसीज लाइक मे बी इवन USA, दिस फिलैंथ्रोपिक डेटा इज वेरी इजीली अवेलेबल, लेकिन इंडिया में ये डेटा नहीं है। सो दैट इज वन रीजन दैट इन शेड्यूल 7 disability is not an explicit reason. Second reason is that CSR particularly, CSR के साइकिल्स जो है वो बहुत शॉर्ट साइकिल्स होता है, और लॉ भी ऐसे ही कहता है कि मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स अगर एक कंपनी करे तो उसके लिए बहुत सारे बोर्ड अप्रूवल्स लेना है और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होगा कोई एक CSR डोनर अगर उनको मल्टी ईयर प्रोजेक्ट करना है। तो ये भी एक कंप्लायंस चीज है जिसके कारण सिर्फ शॉर्ट फंडिंग साइकिल्स मिलते हैं, और शॉर्ट फंडिंग से कोई सिस्टम्स चेंज नहीं हो सकता है। मे बी वी कैन बिल्ड अ टॉयलेट, मे बी वी कैन डिस्ट्रीब्यूट एड्स एंड अप्लायंसेस, मे बी वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ब्रेल बुक्स, but we will not be able to do an inclusion of children with disabilities in a school, or provide them training to get employment, or even provide them a joyful environment to be in, a safe space to be in. तो ये दूसरी प्रॉब्लम है with CSR particularly, that the funding cycles are very short, and therefore the disability non-profits
स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट्स कितने सारे बुक्स दे सकते हैं, कितने सारे एज एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो बहुत कम होता है फॉर डिसेबिलिटी। बिल्कुल। तो अब आपने पॉडकास्ट को खोल दिया है, मेरे 3-4 सवाल हैं आपसे, फिर हम रिकमेंडेशंस पे भी आएंगे बाद में। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं और इसी पे मैं आपको लाना चाहता था। सीएसआर कहता है कि, और इन जनरल भी जो जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि रूरल एरिया में डिसेबल्ड पे काम नहीं हो रहा, वहां बहुत काम होने की जरूरत है। फिर वो कहते हैं कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी लेंदी है। अब जरूरी तो नहीं है जो एनजीओ में है सारे इसी मकसद से आए हों कि कल को हमने सीएसआर फंडिंग लेनी है। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो स्टाफ कैसे हायर करेंगे, टेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो किसी को कंफर्म नहीं है कि सब हायर करने के बाद भी उनको सीएसआर फंडिंग मिलेगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो पॉइंट आपने उठाया है एनजीओ का, कि वो मैट्रिक्स पूरी नहीं कर पाते, लेकिन क्या ये सीएसआर को नहीं सोचना चाहिए कि एरिया वाइज क्या होना चाहिए? दूसरी चीज, मैं सीएसआर वालों से ये पूछता हूं कि आज तक आपने जितने भी इम्पैक्ट और मैट्रिक्स लिए उसका क्या हुआ? क्या वो सिर्फ किताबों में ही इम्पैक्ट आया या ग्राउंड पे? क्योंकि आप ही हर प्रोग्राम में कहते हो कि इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तीसरी बात आपने शेड्यूल 7 की कही, डू यू थिंक कि ये हाई टाइम है इसको चेंज करना चाहिए? क्योंकि ये 3 चीजों की बात करता है। एजुकेशन की आपने बात की, लूजली लाइवलीहुड की बात करता है, और पैरालंपिक प्लेयर को सपोर्ट करता है। ये डिसेबल्ड के कॉन्टेक्स्ट में 3 जगह पे सपोर्ट किया जा सकता है। सबसे बड़ा मैटर अवेयरनेस इससे गायब है, सेंसिटाइजेशन गायब है, एक्सेसिबिलिटी के प्रोग्राम गायब है। तो आपको लगता है कि इसको ब्रॉड करने की जरूरत है? और लास्ट सवाल, जैसे आपने खुद कहा कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब ग्रांट आई कब चली गई, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अप्लाई कैसे करना, जैसे ऑफलाइन भी मैं आपसे बात कर रहा था जी। 99% सीएसआर का लोगों को पता ही नहीं कैसे अप्लाई करना, कोई पोर्टल ही नहीं है। वो कहते हैं हमें ईमेल कर दो और वहां चलते हैं आपके कॉन्टैक्ट। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं एक प्रपोजल किसी को देता हूं, वो कहते हैं सीएसआर में नहीं आता। जहां मेरा कोई कॉन्टैक्ट निकल आता है वही सेम प्रपोजल वही पास हो जाता है। एक सीएसआर वाला कहता है हम इवेंट को फंड नहीं करते, वही इवेंट दूसरा सीएसआर फंड कर देता है। तो चल क्या रहा है, इसके ऊपर क्या कहना? मैंने 3-4 आपसे सवाल पूछ लिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ याद करके बताने के लिए, लेकिन अगर मैं भूल गई तो आप प्लीज प्रॉम्प्ट कीजिए। जो आपने कहा कि शेड्यूल 7 को अमेंड करना है, हाँ बिल्कुल, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि, और 2-3 जो डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन करे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ शेड्यूल 7 अमेंड किया जाए। द ब्यूटी दैट नॉट ओनली विल वी गेट द फंडिंग, लेकिन ये भी पता होगा जब अगर शेड्यूल 7 को अमेंड करेंगे कि एक्चुअली रियलिस्टिकली कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने मॉडलिंग किया, हम लोगों ने रिसर्च किया, वो एक सैंपल साइज है और उसके हिसाब से हम ये लगभग बोल रहे हैं कि 1% है। लेकिन जब if schedule 7 gets amended, not only will disability obviously become a prominent and a clear priority for the government, but also we will be able to get data on how much money is going to disability from which companies and what is the geographic distribution of it. ये information कहीं पर भी नहीं है और CSR एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और MCA बहुत अच्छी तरह CSR डेटा को एक डैशबोर्ड में पब्लिश करता है. We don't get any other philanthropic data at all. So that way MCA and CSR portal is excellent that we get access to the data. So I would really agree with you that Schedule 7 must be amended to explicitly include disability in a generic way, not just for Paralympics or education or livelihood, but in a very very generalistic way. So that is one. दूसरी जो आपने कहा, नेटवर्क्स, मान लीजिए कोई है जिसके पास वेरी रिच फ्रेंड्स हैं, या कोई मतलब बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले हैं, या उन लोगों ने कहीं फॉरेन कंट्री में जाके एक मास्टर्स किए हैं और कोई फेलोशिप किया है, तो उनके पास जो नेटवर्क्स होते हैं, तो उन नेटवर्क से बहुत ज्यादा पैसा निकल आता है। तो बहुत सारे नेटवर्क्स, ये गेटेड नेटवर्क्स है, क्लोज्ड नेटवर्क्स है, जिसके अंदर हम तब घुस पाएंगे जब हमको उस नेटवर्क के साथ कोई जुड़ाव है। लेकिन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ऑलरेडी इतना मतलब पीछे है कि उस नेटवर्क्स में घुसने के लिए
और मतलब एक फुल जनरेशन की पढ़ाई और अपॉर्चुनिटी और बाहर जाना और रिच फ्रेंड्स होना, ये सब इनकलकेट करने के लिए इट्स गोइंग टू टेक सो मच मोर टाइम. सो द अपॉर्चुनिटी एंड द पर्सन विथ डिसेबिलिटी और द इंस्टीट्यूशन विथ डिसेबिलिटी इज सो फार अवे दैट नो लॉन्गर ये मेरिट ड्रिवन नहीं है. जैसे आपने कहा कि सेम प्रोजेक्ट में गेट फंडेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजेक्टेड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरिटोरियसनेस की बात नहीं है, लेकिन ये अलाइनमेंट की बात होती है कि ये सीएसआर को फंड करने के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं. तीसरी ये है कि जब कोई सीएसआर भी पैसा देने के लिए जब वो कमिटमेंट करता है, उसके लिए कोई एविडेंस चाहिए होता है. किसी ने कहा हमसे कि हमको इस मुद्दे पे काम करना है, और जब इस मुद्दे में काम करने हमने शुरू किया, तब हमको पता चला कि मान लीजिए उस कंपनी ने स्नेक बाइट के बारे में काम किया, और उनको तब ये डेटा निकल आया कि 50,000 लोग मरते हैं स्नेक बाइट से. लेकिन हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में ये डेटा ही नहीं है, ये एविडेंस ही नहीं है. तो हाउ डू वी मेक द केस फॉर जस्टिफाइंग द फंडिंग टू द सेक्टर? सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई there is so much gap between the funder and the funded. ये भी है, और ये भी I should point out that क्योंकि पैसा इतना कम है, हम नॉन प्रॉफिट्स जो है कोलैबोरेटिव नहीं होते हैं. ये एक बहुत बड़ा कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन निकल आया फिलैंथ्रोपिस्ट से कि नॉन प्रॉफिट्स को भी और ज्यादा कोलैबोरेटिव होना है, कि जो काम दूसरा कर रहा है वो ही आप भी मत करो, और इज इट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर फॉर द सेम आउटकम. ये सवाल अच्छा है, लेकिन जब पैसा कम है, कोलैबोरेशन नहीं होता है, कंपटीशन होता है. तो ये कंपटीशन का स्पिरिट को निकाल के कोलैबोरेशन का स्पिरिट को एनेबल करना इज इम्पोर्टेंट, और कोई भी ये नहीं कर रहा है. कोई संस्था ये कंपटीशन को निकालना और कोलैबोरेशन को एनकरेज करने का काम कोई भी नहीं कर रहा है. 100% एग्रीड. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ये काम करने के लिए. आपकी स्टडी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई मस्ट टेल दैट आई एम कंप्लीटली एग्रीड अगेन ऑन दैट पॉइंट. आपने कहा कि ज्यादातर एनजीओज के पास एक भी फंड रेजिंग पर्सन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है फुल टाइम, और ये एनजीओज की प्रॉब्लम है, और ये मुझे एडमिट करना पड़ेगा. ना तो वो फंडिंग फुल टाइम फंड रेजर रखना चाहते हैं, उस पर पैसा नहीं खर्चना चाहते, ना वो अपनी स्कीम्स को पीआर करना चाहते. उनका भी माइंडसेट ये है कि जितना मिल रहा है उसको बचा लो, उसको और यूज कर लो. तो एनजीओस को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ताकि आप जो रूल रेगुलेशन है वो तो करने पड़ेंगे, चाहे आप गांव से हो चाहे वो शहरों से हो. उसको इजी किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी फॉर्मेलिटी, और उसके लिए आपको एक एम्प्लॉय चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट हैव नॉलेज. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू हायर फंडरेजर, राइट? सही बात है. हमारे ये सोशल सेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलाइज होता आ रहा है. जब आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में या एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड्स में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलाइजेशन हो रहा है, विच मीन्स दैट उनके पास एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पर्सन होता है, एक डेटा एनालिस्ट होता है, एक फंडरेजर होता है, एक कम्युनिकेशंस पर्सन होता है, उनके प्रेजेंस है लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम में. तो ये सब इंडिकेटर्स है प्रोफेशनलाइजेशन का. और डिसेबिलिटी फाउंडर्स ज्यादातर दे आर सेल्फ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, और दे आर ऑलरेडी केयर गिवर्स टू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. तो उनसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन संस्था को बढ़ाना है. इट्स नॉट अबाउट द सेल्फ, इट्स अबाउट द संस्था. So this is an investment they should do, but it's a chicken and egg. Which comes first? पहले पैसा कि पहले capacity? So it's easy to say that you should do all this, but if they ask where do I go for the money, I don't think I have answers either. तो क्या थोड़ा सा सीएसआर को भी आगे आना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए अपने प्रोसेस? फॉर एग्जांपल, आपकी रिपोर्ट से फिर से ले रहा हूं मैं. आपकी रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि ज्यादातर जो सीएसआर है वो 1 या 2 साल के लिए देता है फंडिंग जी, और उससे आप डायनामिक चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. अच्छा, मजेदार बात ये है
ये सीएसआर वाले खुद कहते हैं कि डिसेबिलिटी का जो चेंज है वो स्लोली स्लोली आता है, लेकिन फिर ये 1-2 साल में फास्टली कैसे एक्सपेक्ट करते हैं जब खुद मानते हैं कि स्लोली आएगा। तो सही। इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है प्रोसेस को? फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई कहता है कि आपका जो लास्ट ईयर का बजट है वो 5 करोड़ का होना चाहिए, तभी हम फंड करेंगे। ऐसी और भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं 4 करोड़ 90 लाख का करता हूं तो आई एम नॉट एलिजिबल, और 20-30-40 लाख वालों को तो वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि आप हो ही नहीं मैदान में, वी डोंट रिकॉग्नाइज योर वर्क। चाहे मेरी टीम में 100 बंदा वॉलेंटियर काम कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये वाले हार्ड एंड फास्ट रूल, ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। आपको कहां से मिल जाएंगी डिसेबिलिटी पे इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले साल का बजट आपको 5 करोड़ या अबव बताएं? वो तो फिर झूठ ही बोलेंगे। कुछ सही लोग बात। आ जाएंगे, वो झूठ बोलेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो आई थिंक इन इंडिया हम लोग ना, जब कोई एक लॉ है, उसके ऊपर हम अपने लॉज भी डाल देते हैं। ये हम लोग क्यों क्या करते हैं, मुझे आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस। ये हम कहते हैं कि ये ड्यू डिलिजेंस की बात है या और कुछ है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ऑलरेडी विद इन द लॉ इतने सारे एक नॉन प्रॉफिट के लिए सेल्फ रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी इनबिल्ट है। अब मान लीजिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में या एफसीआरए के लॉ में और इवन सीएसआर में ऑलरेडी है कि यू कैन नॉट गिव सीएसआर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 3 years old. Why do we do that? So that there is credibility, right? सो ऑलरेडी इसमें ही हमारे लॉज में ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लायंस चीजें होते हैं। तो उसके ऊपर और भी जब हम लोग या फंडर्स डालते हैं क्लासिफिकेशंस या प्री क्वालिफिकेशंस, they must understand that it is excluding a big range of participants. But having said that, it is true that everybody will not fund everything, right? Everybody will have a strategy that हम लोग इस सेक्टर में काम करेंगे, हम लोग इस साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे। हर एक सीएसआर या हर एक फंडर के अपने प्रायोरिटीज बहुत सारे हैं। और हम लोगों ने जब बात किया, एसोसिएशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड करके एक संस्था है बैंगलोर में, जब हमने उनके साथ बात किया, ये निकल आया कि उन लोगों को सीएसआर मिलना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ये था कि उनके बोर्ड में बहुत सारे मशहूर लोग थे। मान लीजिए एक डॉक्टर थे, एक आईएएस ऑफिसर थे, एक लॉयर थे, एक बड़ी कंपनी का एक्स सीईओ थे। तो बहुत ही अच्छा एक बोर्ड बनाया उन्होंने। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आई थिंक पिछले 60 और 70 इयर्स से चलता आ रहा है। इट्स नॉट अ न्यू ऑर्ग, but they have built their board in such a way that they are able to become attractive fundies for the CSR. और उन लोग बोल रहे थे कि हम इनवाइट करते हैं सीएसआर वालों को हमारे संस्था के अंदर कि आप आइए और देखिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। आप फंड मत कीजिएगा हमको, लेकिन आप आके बस 10 दिन आप वॉलंटियर कीजिए। जब हमारे बच्चों या अडल्ट्स जो है वो स्पिनिंग और यान वीविंग का काम कर रहे हैं, वो देखिए। जब हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एडल्ट्स जब वो दिया का पेंटिंग करते हैं, आप सिर्फ उनका आउटलाइन कीजिए। तो ऐसे करके वॉलंटियरिंग के तौर से CSR को अंदर लेके आते हैं। दे आर एबल टू देन कन्विंस द CSR फंडर दैट दे आर डूइंग रियली डिफिकल्ट वर्क एंड गेट द फंडिंग ऑल्सो। So that's a smart approach. Yes, I think it is also, and this is something we heard a lot in the convenings that we did in Bangalore and in Mumbai. We are going to come to Delhi also on June 12th. Please do come. I'll share the invite with you. But what we are hearing a lot is this is a conversation to be had. ये एक unidirectional चीज नहीं है पैसा। हमको बात करना है और भी we should understand their perspective as non-profits. And the funder should understand the non-profit perspective. जब हम लोग ये कन्वीनिंग्स करते हैं, एक टेबल में इतना झगड़ा होता है कि मैट्रिक्स को कैसे मेजर करें। तो उसी कॉन्वर्जेशन से पता चलता है कि एक फंडर का पर्सपेक्टिव और एक नॉन प्रॉफिट का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। लेकिन वी शुड मीट इन द मिडिल, एंड व्हेन देयर इज अ विलिंगनेस टू मीट इन द मिडिल, रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे ना, तो रास्ता भी निकल आएगा। बिल्कुल।
अब आपने वो जो स्कूल वाला एग्जांपल दिया, ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनका अगेन इंस्टीट्यूट है स्किल डेवलपमेंट का, या स्कूल है जहां जो सीएसआर को वैसे भी अपील करता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी दे सकते हैं। जी जी अब जी कोई एक्सेसिबिलिटी में काम कर रहा है, एक्सेस टू जस्टिस में काम कर रहा है, मैं रेडियो चला रहा हूँ, अब मैं अपने रेडियो के लिसनर कहाँ से निकाल दूं रेडियो के जी। बाहर कि इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं? इसी तो के लिए एडवोकेसी के लिए, नॉट जस्ट इन डिसेबिलिटी, इन एनीथिंग इन इंडिया, रिसर्च के लिए, एडवोकेसी के लिए, राइट्स अवेयरनेस के लिए, एक्सेस टू जस्टिस के लिए पैसा नहीं मिलता है। हमारे फिलैंथ्रोपिक इकोसिस्टम अभी भी सर्विसेज को ही प्रायोरिटाइज करता है, और एडवोकेसी, राइट्स अवेयरनेस, रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम करने के लिए हम बहुत साल से वी वर ट्राइंग और फंडर नहीं मिला हमको। फॉर द वर्क दैट यू डू एज वेल, आई डोंट थिंक देयर इज फंडिंग, सो वी शुड ब्रॉडन बिल्कुल। द टाइप ऑफ फंडिंग। यस यस। आई। एक सवाल और लेता हूँ, फिर मैं सीधा रिकमेंडेशन पे आता हूँ। जी एक चीज हमने ये फिगर आउट की है, बहुत सारे लोगों से बात की मैंने, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी फाउंडेशन बना ली है, नेता ने, अभिनेता ने, कॉरपोरेट ने। जी बहुत सारे कॉरपोरेट अब ये भी कहते हैं कि वो कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे वो किसी के साथ टाई अप नहीं करेंगे, अपनी जी। फाउंडेशन के थ्रू खुद ही करेंगे। वो हमें दिखता नहीं है कहीं, कहाँ कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकता इन चीजों को, हम्म लेकिन ये जो ऐसा तबका है जो रिच सेक्टर है, हम्म जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सोशल वेलफेयर करेंगे, जब वो खुद ही अपना बना के खुद ही करेंगे, ये कितना बड़ा झटका है किसी भी सेक्टर के लिए, बी इट फॉर डिसेबिलिटी, बी इट फॉर एनी सोशल सेक्टर। इसको आप कैसे देखते हैं? I think there is this. This is also because the social impact or the civil society sector in India, credibility, right? I think we have not been successful in building credibility as a sector, unifying as a sector. See, the thing is, and I think so many people point this out, only the non-profit sector does not have a single, cooperative body to represent their voice before the government. In any law, जो भी कोई मतलब, whether it's RPWD Act or it is Right to Education Act or POSH Act or Companies Act, there is always a civil society perspective. लेकिन वो civil society perspective देने के लिए एक कोई इंस्टीट्यूशन एट द सेक्टोरल लेवल नहीं है। तो हम लोग इतने फ्रैगमेंटेड है, ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल अभी भी चल रहा है हमारे बीच में, कि हम लोग अपने अपने डिफरेंसेस को, एक जो डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस में काम करता है वो बोलते हैं कि मतलब हम लोग डिफरेंट है, हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम नहीं करते हैं। आईडी वाले बोलते हैं कि हम क्लब फुट में काम नहीं करते हैं, क्लब फुट वाले बोलते हैं डेफनेस में काम नहीं करते हैं। तो इतना जब हम लोग सिर्फ हमारे डिफरेंसेस को देखें और यूनिटीज को नहीं देखेंगे, we will never be able to collectivize. So I think it is really very, very important that the sector collectivizes to have a single voice and rest our differences. We need to have a strong leadership that collectivizes, because we are so embedded in our each own organization's welfare, we are not able to think of the sector. So this sector does need a strong singular voice. Until then, I think these problems are going to continue. आप तो बहुत ही स्वीटली पुटिंग इन पर्सपेक्टिव। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक एनजीओ फंडर को कहता है आप दूसरे को क्यों दे रहे हो, ये तो इतना अच्छा काम ही नहीं कर रहे। हाँ वो भी है, इस वो लेवल भी तक है। और सही। आपका दोस्त कितना भी तगड़ा हो सेमी सेक्टर में, मजाल है कि आपको अपने फंडर का लिंक दे दे, जी दोस्ती टूटती जी है तो टूट जाए, उसको इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी कंपेटिटिवनेस है। तो आपकी बात सही है, जब तक कलेक्टिव वॉइसेस आएंगी नहीं, बात बनेगी कैसे? और ये जी आई डोंट नो व्हेन वुड सेक्टर अंडरस्टैंड दिस। लास्ट या कुछ नो आई थिंक आपने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो आई वांट यू टू टेल अस broadly what are the recommendations, and is there any plan to get it implemented? Got it. I think one of the biggest recommendations is collectivizing, right? अगर आप देखेंगे क्लाइमेट में, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव करके एक संस्था है जो बहुत सारे क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर एन अम्ब्रेला लेके आते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग करता है। सिमिलरली ट्रांसजेंडर के लिए एक मतलब कलेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है।
Similarly, I do think, at least even if not at the entire disability, I mean at the entire civil society level, but disability non-profits, we must find a way to come together. और ये पहले failures भी हुआ है, DNA करके disability NGOs करके एक alliance था बैंगलोर में, लेकिन वो भी फेल हुआ था। टैन करके एक शुरू हुआ है, लेकिन वो भी मतलब कितना काम चल रहा है, आई डोंट नो। वन ऑफ द मेन आई थिंक insights is that we should collectivize both from the non-profit level as well as pooling the funds at a funder level. I think these are two sort of recommendations we make. Of course, amending the CSR Schedule 7 is an important recommendation, and we are working towards making a submission to the ministry for the amendment. Other is we need capacity building in the sector, क्योंकि ये professionalization जो है वो अभी ये AI भी आया है, तो बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है बहुत सारे सेक्टर्स में। और अगर हम लोग अपने डिसेबिलिटी नॉन प्रॉफिट्स के लिए ये बदलाव कोई मतलब एफर्ट नहीं लिया हमारे नॉन प्रॉफिट्स को लाने के लिए, हम लोग पीछे ही छूटे रहेंगे। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कंप्लायंस, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर फंड रेजिंग, फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इम्पैक्ट मेजरमेंट, ये सब मतलब कैपेसिटी बिल्ड करना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। आई थिंक दीज आर माय टॉप लाइन recommendations, but happy to talk about any other specific ones जो आपको अच्छा लगा। ये एक और चीज है कि alternative funding instruments, so there are for instance mixed funding, returnable grants, also different sorts of new instruments that the DIB, development impact bond, social impact bond, ये educate girls जो है अपने education के लिए यूज किए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा नया इनोवेशंस आ रहा है फिलैंथ्रोपिक इकोसिस्टम में भी, और ये सब इनोवेशंस जो है डिसेबिलिटी को भी पहुंचना होगा। Of course, we will continue to advocate with the government for better funding for disability, as well as better data in disability, good monitoring and evaluation of the government schemes, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ये सिग्नल नहीं करता है आम आदमी को कि डिसेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, वोट बैंक डिसेबिलिटी के मुद्दा से भी होता है, जब तक ये पर्सपेक्टिव नहीं आता है गवर्नमेंट से, तब तक द इंडस्ट्री विल आल्सो नॉट रिस्पॉन्ड। सो दीज आर माय टॉप लाइन रिकमेंडेशंस। कुछ पॉजिटिव है सीएसआर गवर्नमेंट के लिए डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा खुश कर दे उनको भी, कुछ निकल के आया है या अगली बार के लिए करना पड़ेगा हम? नहीं, आई थिंक हम लोग आगे आए हैं, ऐसे नहीं है कि देखिए 10 साल पहले ये जो आप ये काम 10 साल से करते आ रहे हैं, सो यू विल ऑल्सो नो कि बहुत बदलाव आया है 10 साल में। रिपोर्ट लाइक दिस गेट्स फंडिंग, और जब हम लोग कन्वीनिंग करते हैं उसमें 60-70 नॉन प्रॉफिट्स कम एंड जॉइन अस। तो इतने सारे nearly 10% of the non-profits in India are disability non-profits, and they are all running and thriving, right? So this itself is a huge boost that imagine 10% of non-profits being disability non-profits, इतने सारे लोगों को काम देता है, इतना मतलब beneficiaries को there is a last mile reach. So it is for sure that things are changing. The government's policies are reaching people. However, can it be more systematic and evidence driven? I think that is the question, and that evidence will build momentum, and that momentum will trickle down into the philanthropy ecosystem as well. Definitely it's not, yes, the funding may be low, but it is not like there is no way out of this. I think that we are in consultation with non-profits to set up alternative funding instruments, collectives, bring capacity development. PACTA ourselves will work on capacity development initiatives. So definitely everything is not bleak, but we need to be more conscious about disability as a sector and give and support the sector. थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स का आना, इस पर रिसर्च होना, ये एक टॉकिंग पॉइंट बनता है, लोगों में और जागरूकता आती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस एंड ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस।
Thanks for bringing me on board. Really enjoyed speaking with you. थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने पेक्टा के फाउंडर एडवोकेट निवेदिता कृष्णा जी से, जिन्होंने लैंडस्केप ऑफ फंडिंग फॉर डिसेबिलिटी उसके बारे में बताया। क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सेक्टर की अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह के सीएसआर में चेंजेस होने चाहिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।